नमस्ते दर्शक मित्रों, ये है वीजा के डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट और मैं हूं संगीता जोशी। दर्शक मित्रों, बहुत समय के बाद आज क्वेश्चन आंसर सेशन में आपके सामने फिर से आते हुए हम लोग को बड़ी खुशी हो रही है। हम लोग वैसे आपके सवालों के जवाब ऑनलाइन तो देते ही रहते हैं, लेकिन आज हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें आज कुछ जो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए हमें खुद उपस्थित होना जरूरी है। इसलिए आज हम लोग आपके सामने फिर से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपके सामने फिर से हैं। और एक और बात बता देती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा से हमारे वीडियोस की बहुत तारीफ की है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर शाह, लेकिन संगीता जी, आपने ये तो बताया नहीं कि हमारी ये जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है। इमिग्रेशन की दुनिया और में बहुत बहुत टाइम हो गया है, मेरे बाल भी गिर गए, इतना लंबा समय हो गया है। लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते आपके जो अमेरिका के इमिग्रेशन के बारे में जो सवाल है उनके हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो शुरू करो। करें? हाँ, एक दीपिका पटेल है, उनकी प्रायोरिटी डेट 2012 की है। उनकी बेटी का जन्म 2002 में हुआ है और उनकी फाइल USCIS में है। उनको अभी तक अप्रूवल आया नहीं है, तो वो क्या करें? कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू वेट। आपको इंतजार करना पड़ेगा, और अगर टाइम और लगेगा और आपकी बेटी की उम्र अगर 21 साल से ज्यादा हो जाती है तो फिर आपको चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए अर्जी करनी पड़ेगी कि CSPA का बेनिफिट आपकी लड़की को मिले और उसकी उम्र में से उतने साल बाद करिए जाए। CSPA यानी चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए जिस दिन पिटीशन दाखिल किया जाता है, यानी कि तुम्हारी पिटीशन की जो प्रायोरिटी डेट है और जिस दिन वो अप्रूव होता है, उतना समय डिपेंडेंट बच्चों की उम्र में से बाद मिलता है। तो अगर आपकी लड़की को ये कैलकुलेट करके 21 साल से कम उम्र होगी और उसकी शादी नहीं हुई होगी तो उसको डिपेंडेंट इमिग्रेंट वीजा मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए चाइल्ड स्टेटस प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए अर्जी करनी रहेगी। तो दूसरा सवाल, मिस्टर धीरेन जी हैं। हाँ, उन्होंने आपके वीडियो की, आप जो वीडियोस रखते हैं, सिंगल सोलो वीडियोस रखते हैं, उसकी बहुत तारीफ की है। थैंक यू। और उनका सवाल ये है कि P3 वीजा, हाँ शायद ये एक्टर हैं, तो उनका सवाल है P3 वीजा अप्लाई करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए? P3 वीजा के लिए पहले तो अमेरिका में पिटीशन दाखिल करने रहती है, और उस समय जिसके लिए वो पिटीशन दाखिल किया जाता है उसकी पूरी जानकारी देनी पड़ती है, यानी कि वो सचमुच में कलाकार है, उसने अब तक क्या क्या काम किए हैं और अमेरिका कौन से नाटक या कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं, और उसके रिलेटेड सब बात भी देनी पड़ती है। शॉर्ट में P3 वीजा एप्लीकेंट को जब इंटरव्यू में जाते हैं, उनका पिटीशन अप्रूव हो जाता है अमेरिका में, और वो यहाँ अपने देश में इंटरव्यू में जाते हैं, तभी ये दिखाना चाहिए कि वो सचमुच में एक कलाकार है, एक एक्टर है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अमेरिका जा रही है या नाटक में अभिनय करने के लिए जा रही है, और उनका अमेरिका में परमानेंट रहने का इरादा नहीं है। उनका अपने देश में घर है जो वो छोड़ना नहीं चाहती। उनके कौटुंबिक और नाणाकीय संबंध इतने अच्छे हैं कि उनको वापस यहाँ ले आएगी। थैंक यू, ये तो मेरे भी काम का है। मुझे भी काम आ जाएगा ये जवाब। एक और है मिस्टर अरशद हुसैन। उन्होंने जुलाई 2007 में F4 वीजा फाइल किया है। उनकी डॉक्यूमेंट्री क्वालिफाइड डेट 1 जनवरी 2021 है, तो उन्हें वीजा कब मिलेगा? F4 में जिस लोगों का पिटीशन 22 फरवरी 2006 के पहले दाखिल हुआ है,
22 फरवरी 2006 उन लोगों को अभी वीज़ा मिल रहा है। तो आपको करीबन 1-2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। आज लगता है कि F4 के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। जितेन पटेल F4 इंटरव्यू के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। F4 वीज़ा यानी जो अमेरिकन सिटीजन रहते हैं वो अपने भाई या बहन के लिए ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल करते हैं तो वो F4 कैटेगरी के जरिए के नीचे करते हैं। तो सबसे पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया है वो अमेरिकन सिटीजन है और जिसके वास्ते जो पिटीशन दाखिल किया है उसके वो सगे भाई या बहन है। फिर ये भी दिखाना पड़ेगा कि अमेरिका में उनको बुलाने के लिए उनके पास पैसों का बंदोबस्त है। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दाखिल करना पड़ेगा। जो F4 वीज़ा के लिए अर्जी करता है उसको अपने बारे में सब बातें दिखानी पड़ेगी। ये दिखाना पड़ेगा कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसके लिए उसको अमेरिका में जाने का प्रवेश निषेध लग जाए। मेन चीज भाई बहन का संबंध और जिसने पिटीशन दाखिल किया है वो सिटीजन है और एफिडेविट ऑफ सपोर्ट। ये भी एक और F4 वीजा का सवाल है। किसका है वो नहीं पता चला है, नाम नहीं आया है। तो वो जानना चाहते हैं कि जो वीजा बुलेटिन में नया पब्लिक चार्ज रेट आया है, रूल आया है, तो क्या उसका असर मेरे F4 वीजा के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि मेरा केस मेडिकल और फाइनेंशियल हार्डशिप के ऊपर डिपेंड है। आपका सवाल समझ में नहीं आया। ये मेडिकल और फाइनेंशियल हार्डशिप के ऊपर डिपेंडेंट है यानी क्या? अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं और आपके भाई या बहन अमेरिकन सिटीजन है, उन्होंने आपके लिए F4 कैटेगरी के जरिए पिटीशन दाखिल किया है, वो प्रोसेस होके मंजूर हो गया है, तो फिर आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तभी आपके जो पिटिशनर है उनको एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दाखिल करने पड़ेगी। ये दिखाना पड़ेगा कि अगर ऐसी कोई नौबत आए कि आपको अमेरिका में मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो या फाइनेंस की ज़रूरत हो, तो आप अमेरिकन सरकार के ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। आपको जिसने इनवाइट किया है वो आपका भाई या बहन आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। तो ये एफिडेविट ऑफ सपोर्ट दाखिल करनी रहती है। अगर जिसने आपके लिए पिटीशन दाखिल किया है वो आपके अमेरिकन सिटीजन भाई या बहन, उनकी इनकम, उनके पास जो फाइनेंस है वो जितनी जरूरी है उतना नहीं है, तो किसी और का भी सपोर्ट ले सकते हैं। और कोई ग्रीन कार्ड वाला होए, सिटीजन होए, वो भी सपोर्टिंग एफिड दे सकते हैं। लेकिन फिर अगर जरूरत आई तो उनको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बराबर। तो मतलब उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मिस्टर अभिजीत विर्क, उनका सवाल है कि स्टडी चल रही है और यूनिवर्सिटी चेंज कर दी हो तो क्या F2 डिपेंडेंट वीजा मिलेगा? यूनिवर्सिटी क्यों चेंज की है? आप ये दिखा के कि आपको फलानी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला है, आपको वहाँ पढ़ना है, ऐसा दिखा के वो यूनिवर्सिटी के नाम से आप स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं, फिर अमेरिका जाके यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। अगर ऐसा किया तो आप जिसको F2 वीज़ा डिपेंडेंट के लिए ऊपर बुलाते हैं उसको शायद वो लोग वीज़ा नहीं देंगे। उनको ऐसा लगेगा कि आपकी ये चालबाजी है, आपने जानबूझ के एक यूनिवर्सिटी दिखा के स्टूडेंट वीज़ा लिया और फिर वहाँ जाके यूनिवर्सिटी चेंज कर दी। सो दिस इज़ नॉट गुड। ये आप अमेरिकन गवर्नमेंट से, इमिग्रेशन से आप छल कपट कर रहे हैं। आपने क्यों चेंज किया? जब डिपेंडेंट F2 वीज़ा धारक वीज़ा लेने जाएगा तो उसको ये पूछा जाएगा कि इसने क्यों चेंज किया, क्या कारण था, कब चेंज किया, और जो यूनिवर्सिटी का वीज़ा लिया है उससे
निचली कक्षा की यूनिवर्सिटी में अगर उन्होंने चेंज किया है तो वीजा तो नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम और लोगों को हमने ऐसा करते हुए देखा है, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? सब चीजें अमेरिका में इंडिया से करीबन हर साल 1,00,000, 2,00,000, 1,50,000 स्टूडेंट जाते हैं। अब उसमें से थोड़े स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ या ऐसी गैर वर्तणूक करते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं। तो सबकी बातें तो ये लोग ध्यान नहीं रख सकते। जो ध्यान में आएगा उसको सजा मिलेगी। सही है, सही है। तो उसको किया, उसने उसको कुछ नहीं हुआ इसलिए मुझे भी कुछ नहीं होगा, ये बराबर नहीं है, ये सोच बराबर नहीं है। और ये बात गलत है। अगर आपको यूनिवर्सिटी चेंज करनी है तो वापस इंडिया आओ, जिस यूनिवर्सिटी में चेंज करके जाना है उस यूनिवर्सिटी के नाम से वापस स्टूडेंट वीजा की अर्जी करो और आपकी योग्यता दिखाओ, कारण दिखाओ कि क्यों चेंज करना चाहते हैं, और फिर वीजा लेके जाओ तो F2 वीजा वाले को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अमेरिका में ही रह के एक यूनिवर्सिटी का वीजा लेके फिर दूसरे में जाना ये बराबर नहीं है। सही है। एक डाया भाई पटेल है, उन्होंने तो पूरी अपनी कहानी लिखी है, तो पहले तो मैं आपको उनकी कहानी सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा है कि मेरी माँ पिछले 22 सालों से यूएसए में इल्लीगली रहती है। उन्होंने यूएसए अब वीजा देखो, के लिए ये 22 साल से इल्लीगली रहती है लेकिन पकड़ी नहीं गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई जो इल्लीगली रहेगा वो पकड़ा नहीं जाएगा। अगर इनको पकड़ लिया तो इनको डिपोर्ट करेंगे। जेल में भी जा सकते हैं। तो उन्होंने यूएसए वीजा के लिए अप्लाई किया है, उनकी मदर ने, और उनके मेरे पिताजी ने भी अप्लाई किया है। उन्होंने मेरे लिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं मैरिड हूँ, लेकिन कितने फैमिली मेंबर्स हैं वो बताने के लिए मेरे पासपोर्ट की कॉपी लॉयर को दी है। अब मुझे B2 के लिए अप्लाई करना है यहाँ। तो जब मुझे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि क्या आपका कोई रिलेटिव यूएस में है, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? मदर यूएस में है ऐसा बताने से कोई तकलीफ तो नहीं होगी? जरूर तकलीफ होगी। आपकी मदर वहाँ इल्लीगली रहती है तो वो लोग सोचेंगे कि आप भी वहाँ इल्लीगली रहेंगे। आप विजिटर्स वीजा पे वहाँ जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। और आप अगर छुपाएंगे कि आपका अमेरिका में कोई नहीं रहे तो भी पकड़ी जाएंगी, क्योंकि आपका जो फॉर्म होता है उसके अंदर आपको अपने पिता का और माता का नाम लिखना पड़ता है। और जैसे भी वो नाम वो लोग कंप्यूटर में टाइप करेंगे उनको मालूम पड़ेगा कि ये लेडी इलीगली रहती थी और अभी उसने वीजा के लिए अर्जी की है। तो आपको वीजा मिलना बहुत मुश्किल है। और एक बात सुन लीजिए, ये कंप्यूटर का जमाना है, हर एक चीज कंप्यूटर में फीड की जाती है, फिर वो परमानेंट वहां रहती है। आज जो आपने बात में बताई, 15-20 साल के बाद भी वो कॉन्सुलेट वाले जान सकेंगे। तो मेहरबानी करके आप बिल्कुल गलत मत कीजिए, झूठा मत दीजिए, झूठी बात में मत दीजिए। ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। और हमारा तो मुद्रा लेके भारत का सत्यम एवं जयते, तो सत्य बोलिए तो फिर शायद कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर झूठ बोला तो वो लोग आपको माफ नहीं करेंगे। सही है। अच्छा, एक मिस्टर हसन इजाज ने पूछा है कि 214B रिजेक्शन का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि उनको ऐसा लगा है कि आप टेम्पररी वहाँ घूमने फिरने नहीं जा रहे, आपका इरादा वहाँ परमानेंट रहने का है, तो इसीलिए आपको 214B में रिजेक्ट किया है। अच्छा, ओके। अभी बहुत से लोगों ने ऐसा पूछा है कि आजकल हम लोग सुन रहे हैं EB5, तो आप EB5 के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दें, क्योंकि ये किस प्रकार का वीज़ा है, उसमें क्या करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अमेरिका के द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की कलम 202 के जरिए साल के 1,40,000 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए इमिग्रेंट वीज़ा दिए जाते हैं।
1990 में एक 5वीं कैटेगरी उसके अंदर ऐड कर दी गई, जो है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 5th प्रेफरेंस कैटेगरी। अगर अमेरिका के नए बिजनेस में आज आप $8 लाख इन्वेस्ट करते हैं, वो बिजनेस में 10 अमेरिकनों को नौकरी रहते हैं परमानेंट फुल टाइम, और बिजनेस खुद चलाते हैं, तो आपको और आपके साथ आपकी पत्नी या पति और जो 21 साल से कम उम्र के अनमैरिड बच्चे हैं, सबको ग्रीन कार्ड मिलेगा। पहले ग्रीन कार्ड जो दिया जाएगा वो 2 साल का कंडीशनल होगा। 2 साल के बाद आपको अर्जी करके दिखाना रहेगा कि आपने 10 अमेरिकनों को नौकरी में रखा है, बिजनेस आपने खुद चलाया है, और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो वापस नहीं ले लिया है, तो आपका ग्रीन कार्ड परमानेंट कर दिया जाएगा। अब अगर आपको खुद को बिजनेस नहीं करना है, तो अमेरिका में जो रीजनल सेंटर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो अपने आप को इमिग्रेशन के खाते में जाके रजिस्टर कराती है, तो वो कहलाते हैं रीजनल सेंटर्स। आप रीजनल सेंटर में इन्वेस्ट करेंगे तभी भी आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। रीजनल सेंटर वाले काम खुद करेंगे, जो प्रोजेक्ट होगा वो, और आपके तरफ से वो 10 आदमी को वो प्रोजेक्ट में नौकरी देंगे, लेकिन उनको ये सहूलत दी जाती है क्योंकि वो 10, 20, 50, 100 परदेशियों से पैसा लेते हैं, और हर एक के लिए उनको 10 आदमी को नौकरी रखनी पड़ती है, तो दैट इज नॉट फिजिबल, वो हो नहीं सकता है। तो उनको ऐसी छूट दी जाती है कि आप डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इंड्यूस मेथड से नौकरी रख सकते हैं। तो इस तरह EB-5 प्रोग्राम बेसिक है, जो आपको खुद को करने का है, और EB-5 प्रोग्राम पायलट है, जिसके जरिए आप रीजनल सेंटर में इन्वेस्ट करके ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। अभी इसके सालाना कोटा होते हैं, 10,000 ही कोटा है, तो और वो कोटा हर एक देश के अंदर बांट दिया जाता है। तो अगर आप अगर आज EB-5 प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको ग्रीन कार्ड मिलने में करीबन 4 से 5 साल लगते हैं, और पहले 2 साल का कंडीशनल ग्रीन कार्ड होता है, वो परमानेंट करने में अलग और 4 साल 5 साल लगते हैं। तो वैसे करीबन 10 साल तक उनका पैसा इन्वेस्ट रहता है। और ये 10 साल तक पैसा बिगर ब्याज कोई भी सिक्योरिटी के सिवाय मिलता है। तो अमेरिका की कई कंपनियां रीजनल सेंटर रजिस्टर किया है और परदेशियों से पैसा लेते हैं, क्योंकि 10 साल तक उनको बिना ब्याज दिए पैसा मिलता है। तो आप जब EB-5 में इन्वेस्ट करें, तो ये पहले पूरी जांच तलाश की है कि ये जो इन्वेस्टर जो EB-5 प्रोग्राम जो चलाते हैं रीजनल सेंटर वाले, उनके प्रमोटर कौन है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनको जो बिजनेस करते हैं उसका कुछ अनुभव है, जो बिजनेस करते हैं वो जहाँ करते हैं वहाँ चलेगा, 10 आदमी को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या इंड्यूस वे से नौकरी दे पाएंगे। ये सब जांच पड़ताल करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करना, नहीं तो आपका पैसा शायद डूब जाएगा। क्योंकि EB-5 का ये बेसिक कानून ये है कि योर मनी इज एट रिस्क। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो नए बिजनेस में करते हैं, बिजनेस में नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, तो आपका पैसा जोखिम में है, रिस्क में है। तो आप पूरी जानकारी करने के बाद ही इन्वेस्ट करना। और हाँ, आज इन्वेस्टमेंट की अमाउंट $8 लाख है, और इसके ये $8 लाख तो आपको वापस मिलने की बात है, लेकिन इसके अलावा रीजनल सेंटर वाले आपसे करीबन $70-75 हजार अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के लेते हैं। अमेरिकन अटर्नी जो आपके पिटीशन दाखिल करते हैं वो 15 से 25 हजार डॉलर तक अपनी फीस लेते हैं। गवर्नमेंट को फाइलिंग फी देनी पड़ती है, दूसरी फीस है, और भी कई खर्चे हैं, तो करीबन $1.25 लाख आपको और भी खर्चा है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। EB-5 प्रोग्राम अच्छा है अगर आप पूरी जांच पड़ताल करके इन्वेस्ट करते हैं, और आपके पास व्हाइट के पैसे होने चाहिए,
तो ये प्रोग्राम अच्छा है, इसके जरिए आपको और आपके फैमिली को ग्रीन कार्ड मिल सकता है। आप करना चाहेंगी? तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम? ये मुझे लगता है मुझे कि तो ठहरिए, हाँ, मुझे हाँ। एक बात बतानी है। हाँ, बोलिए। ये 29 तारीख से 29 जुलाई से ये जो भारत में अलग अलग कॉन्सुलेट आई है 5 जगह पे, बॉम्बे, कलकत्ता, न्यू दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, तो वहाँ की सिस्टम पूरी बदलने वाली है। अच्छा। उसका जो उनका जो वो लॉगिन पेज है वो भी बदलने वाला है, बहुत से सुधार आने वाले हैं। तो 29 जुलाई के बाद जो चेंजेस आने वाले हैं वो हम आपको अगले हफ्ते बताएंगे, क्योंकि तब तक वो चेंजेस आ जाएंगे। तो आज तो है, कौन सी तारीख मालूम है? आज 28 है। आज 28 है, मतलब कल तो से कल से वो आएगा। तो वो पूरी जानकारी के बाद अगले हफ्ते हम आपको ये जानकारी देंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना कि 29 जुलाई 2023 के बाद यूएस कॉन्सुलेट में बहुत से बदलाव आएंगे, उसकी लॉगिन पेज में भी बहुत से बदलाव आएंगे। अच्छा, तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपके सवालों के सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई मिले होंगे आपको। तो हमारी ये चैनल इमिग्रेशन की दुनिया आप देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और हमारे जो नीचे दिया गया ईमेल एड्रेस है, हमारा ईमेल एड्रेस है immigration-ki-dunia@gmail.com। तो उस पर आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। ये जो एपिसोड है उसके साथ भी आप अटैच कर सकते हैं आपके सवाल, और साथ में हमारे एपिसोड को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।